हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जेई टेस्ट 14 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन से है। दूसरा क्वेश्चन जो है सेंटर ऑफ मास से है। तीसरा क्वेश्चन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से है। चौथा क्वेश्चन कोलिजन से है और ये पांचवा और लास्ट क्वेश्चन कार्नोट इंजन से है, मतलब हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि सपोज नैरो टनल्स TU फॉर टनल्स, M फॉर मून, M and TUE आर डग along diameters of the moon and the earth। सो इधर है हमारा मून और इधर है हमारा अर्थ। क्या किया गया है, यहाँ पे टनल जो है सो सेंटर से होकर पास करते हुए along one diameter, इसमें सेंटर लिखा है नहीं, along diameters। हाँ, तो डायमीटर हमेशा सेंटर होकर ही जाएगा, तो आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो सेंटर है इससे होकर पास करता है वो प्राइम। इसमें दिया है कि रेडियस ऑफ द मून, assume that moon and earth are solid spheres of uniform density। ये सॉलिड स्फीयर इसको ट्रीट करना है। ये कॉम्प्लिकेटेड होता है अंदर में, कहीं सॉलिड है कहीं लावा मैग्मा है, लेकिन इसको हमें सिंप्लिसिटी के लिए इस क्वेश्चन में एज्यूम करना है कि ये सॉलिड स्फीयर है विथ यूनिफॉर्म डेंसिटी। रेडियस कितना है? जो मून है उसका रेडियस है धरती का रेडियस का 1/4, ये सही है। और एक स्मॉल पार्टिकल जो है ऑफ मास m, यहां पर हमने छोड़ दिया ऐसे। इट परफॉर्म्स ऑसिलेटरी मोशन। एक्चुअली ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है, वो अभी दिखाएंगे कि क्यों ऐसे परफॉर्म करता है। यदि डेंसिटी मास का मून का और अर्थ का सेम ले लें, जो कि सही नहीं है। एक्चुअली डेंसिटी मून का अर्थ का 60% होता है। तो रेशियो ऑफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस मून पर और अर्थ पर क्या होगा ये बताना है। इसमें हम पार्टिकल छोड़ रहे हैं, ये ऑसिलेट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन से, उसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है। सेम काम यहाँ अर्थ के लिए करेंगे, तो मून और अर्थ पर जो है ये पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, उसका रेशियो क्या है यही बताना है क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं। जैसे इसको यहाँ पर हम x डिस्टेंस पे छोड़ें, धरती से एक सेंटर से x डिस्टेंस पे छोड़ें, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना फोर्स लगेगा। अब याद कीजिए, कोई सॉलिड स्फीयर में रेडियस x रेडियस यहाँ पर सेंटर से x डिस्टेंस पर जो फोर्स लगता है वो कितना होता है, वो g यूनिवर्सल कांस्टेंट, m इस टोटल का मास, स्मॉल m जो पार्टिकल यहाँ रखे हैं बाय r3, और यहाँ पर x होता है, ये x है और माइनस साइन है इसलिए कि किधर लगता है, सेंटर की ओर लगता है। ये फोर्स लगता है सॉलिड स्फीयर में, तो वही फोर्स यहाँ भी लगेगा। फोर्स जो लग रहा है वो है -GMM बाय r3 और x। ये सब का सब कांस्टेंट है, तो f जो है सो प्रोपोर्शनल हो गया -x के, इसलिए सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैसे निकालेंगे? f को जो है सो हम कंपेयर करेंगे -m⍵² x से। ओमेगा जो है सो हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी देगा, वहाँ से पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकल जाएगा, ω 2π/t। तो यहाँ से ओमेगा कितना आया, ओमेगा इस दोनों को कंपेयर कीजिए, m हट गया x हट गया, बाकी जो बचा ω² है, तो ω² है Gm/r3, इतना ω² है तो ओमेगा इतना आ गया। ओमेगा को लिख सकते हैं 2π/t Gm/r3। तो t हमें पता चल गया, ये हो गया t = 2πr3/Gm। मास दिया है क्या मून या अर्थ का? मास नहीं दिया, डेंसिटी दिया है, तो इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं डेंसिटी में। ये g है, मास हो गया इसका वॉल्यूम हो गया 4/3πr3 और डेंसिटी ये r3 खत्म हो गया,
फाइनली जो वैल्यू आया वो आया स्क्वायर रूट ओवर 3/4πg ये टी का वैल्यू है। ये किसके टर्म में आया? रो के टर्म में आया है। 3 कांस्टेंट, 4π कांस्टेंट, g कांस्टेंट, तो टी जो है सो प्रोपोर्शनल है 1/स्क्वायर रूट ओवर रो के। तो यहाँ पर जो रेशियो पूछा गया हमसे, वो रेशियो कैसे निकालेंगे? जो रेशियो हमसे पूछा गया है वो रेशियो है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑन द मून टू द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑन द अर्थ, और ये किसके प्रोपोर्शनल है? 1/स्क्वायर रूट ओवर रो के प्रोपोर्शनल है। रो है डेंसिटी, तो टी एम की जगह पे लिखते हैं 1/स्क्वायर रूट ओवर रो एम, और अर्थ की जगह पे लिखते हैं 1/स्क्वायर रूट ओवर रो अर्थ। सो फाइनली आया रो अर्थ बाय रो एम। और क्वेश्चन में कहा है कि एज्यूम करना है कि दोनों का डेंसिटी सेम है, जो कि एक्चुअली होता नहीं है। तो एनीवे यहाँ पर बोल दिया कि दोनों का सेम है, तो हमने इसको काट दिया, ये आ गया 1, तो रेशियो हो गया 1:1। ये आपका आंसर 1:1 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1 में। तो ये आपका आंसर हो गया। दोनों का ही पीरियड ऑफ ऑसिलेशन सेम होगा यदि दोनों का डेंसिटी सेम है तो, और यदि डेंसिटी सेम नहीं है तो आप यहाँ पर देख सकते थे कि कैसे डिपेंड करेगा। तो ये पहला क्वेश्चन था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास से है। क्या है कि डेंसिटी ऑफ रॉड इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन where rho naught is a constant, the center of mass of the rod from high density end is how much? L यहाँ पर लेंथ है रॉड का, जो हम लिखना भूल गए, लेंथ ऑफ रॉड। तो ये है रॉड, इसका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मान लेते हैं ए है, और ये लेंथ है, इसका लेंथ है एल। ओके, कहीं से ओरिजिन लें कोई इंड से, तो यहाँ से हम स्टार्ट किए, ये r = 0 है। एक एलिमेंट लिए r डिस्टेंस पर, इसका विड्थ कितना हो जाएगा? dr। r डिस्टेंस पर है तो विड्थ dr हो जाएगा। ये जो एलिमेंट है उसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे पहले, और उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें पूरे रॉड का सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा। पहले मास निकाल लें एलिमेंट का, मास ऑफ एलिमेंट ए कितना है, इसको dm बोले तो मास कितना होता है? ये मास होता है वॉल्यूम टाइम्स डेंसिटी। वॉल्यूम इसका कितना है? इसका वॉल्यूम कितना है? इसका यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और ये लेंथ dr है, तो ये हो गया वॉल्यूम टाइम्स रो कितना है? रो तो डिपेंड करता है डिस्टेंस पर, रो कांस्टेंट है नहीं, तो रो जो है इस डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर है, रो नॉट डिवाइडेड मल्टीप्लाई r बाय r नॉट। ये मास है, जो कांस्टेंट है उसको पहले लिखते हैं, इतना कांस्टेंट है और r dr है। तो सेंटर ऑफ मास इसका कितना है? सेंटर ऑफ मास, अब यहाँ से ओरिजिन है, यहाँ से हम मेजर कर रहे हैं उसका सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट। इसको जो भी कहना हो dxcm कहते हैं, या dr सेंटर ऑफ मास। ये हो गया सेंटर ऑफ मास। क्या होता है सेंटर ऑफ मास? आपने पढ़ा है कि सेंटर ऑफ मास जो जितना भी मास है और उसका पोजीशन सबको मल्टीप्लाई करके सम करते हैं और डिवाइड करते हैं सबके मास से, यही है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट। ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट निकालना हो तो वो भी निकाल सकते हैं, सबका मास और उसका वाई कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट लेते हैं और टोटल मास से डिवाइड कर लेते हैं। ये है डिस्क्रीट के लिए, जब मास अलग अलग है गिन सकते हैं, डिस्क्रीट है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। लेकिन मास यदि हर जगह है, एक कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पर ये जो साइन है वो इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है। कंटिन्यूअस के लिए ये इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा और कोई भी फर्क नहीं है, XCOM हो जाएगा। जहाँ हम समेशन देख रहे हैं वहाँ इंटीग्रेट कर देंगे, m तो x
ये m जो है सो उसका मास होगा एक छोटा एलिमेंट का, यहाँ पर मास जो है एक छोटा एलिमेंट को लेकर उससे इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पर जो मास है छोटा एलिमेंट का dm और उसका डिस्टेंस कितना है r, इसका डिस्टेंस यहाँ से r है और इसका मास का जो है सो हम सम करेंगे टोटल मास कितना है इस रॉड का। और ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, r 0 से लेके l तक, 0 से लेके l तक। तो ये कितना हुआ, dm का वैल्यू अभी निकाले हैं, ए रो नॉट आर नॉट, एक कांस्टेंट है इसको बाहर ही कर लेते हैं और dm की जगह पर ये जो बच गया यहाँ पर सो आर डी आर टाइम्स ए वाला आर, और यहाँ पर भी हम ए रो नॉट आर नॉट इतना बाहर कर लिए, जो बचा आर डी आर 0 to L। ये कांस्टेंट है दोनों तरफ सेम कट गया, तो हमें क्या बचा, हमें बचा आर स्क्वायर डी आर और आर डी आर 0 to L। आर स्क्वायर कितना हो गया उसका इंटीग्रेशन r³/3, लिमिट रखते हैं लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, इसका हुआ r²/2 लोअर टू अपर लिमिट। पहले l का वैल्यू रखेंगे L3, 0 का वैल्यू रखेंगे 0³/3 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में वही करेंगे। तो फाइनली आया L3/3 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में L²/2, ये कितना आ गया 2/3L। ये जो है सो सेंटर ऑफ मास है R, कहाँ से, ओरिजिन से, ओरिजिन यहाँ से है। और यहाँ पर डेंसिटी कितना है, यदि यहाँ पर हम डेंसिटी निकालें, इस जगह पर डेंसिटी जो है वो है 0 क्योंकि R है 0, और यहाँ पर डेंसिटी कितना है ρ0/r0 टाइम्स L, यही है मैक्सिमम। क्वेश्चन में कहा गया है कि सेंटर ऑफ मास बताना है दिस रॉड फ्रॉम हाई डेंसिटी, इधर से बताना है। तो इस क्वेश्चन में का जो वैल्यू है, इस सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं यहाँ पर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है, ये सेंटर ऑफ मास इसको G बोले यदि हम, तो ये है 2L/3 लेफ्ट से, तो राइट से कितना होगा L/3 होगा। सो सेंटर ऑफ मास फ्रॉम हाई इंड डेंसिटी, ये लो इंड डेंसिटी है, एक्चुअली 0 है यहाँ पर, और ये हाई डेंसिटी, ये लो डेंसिटी एरिया है, हाई डेंसिटी इंड, वो हो गया। ये टोटल L है और L में से लेफ्ट साइड में 2L/3 है, तो जो बच गया सो L/3, ये आपका आंसर हो गया L/3, ऑप्शन नंबर 1। तो इसमें सिंपली इंटीग्रेशन करना है और कुछ नहीं है। ये जो डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए सेंटर मास का फार्मूला है उसी को कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ इंटीग्रेशन में। यहाँ पर जो मास लिए गए हैं एक एक करके मास को लेके ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे एक एलिमेंट है और उसका मास dm है, उसको लेते हैं और उसको इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ ऐड करते हैं, यहाँ इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करना मतलब ऐड करना ही तो है। तो इस तरह से इसे बना लेते हैं और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से है। क्या है कि व्हेन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट ऑन ए मेटल इज डबल्ड, वेवलेंथ को डबल कर दिया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज करता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, ये पहले तो देखिए वेवलेंथ जो है, ये वेवलेंथ जो है सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के। वेवलेंथ जितना कम होगा एनर्जी उतना ज़्यादा होगा, वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगा एनर्जी उतना कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या किया उसने डबल कर दिया वेवलेंथ, मतलब एनर्जी जो दिया जा रहा है वो कम हो गया। तो यहाँ पर जो उसका काइनेटिक एनर्जी है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी है। क्या होता है कि ये एक मेटल हमारे पास है, यहाँ से हम इस पर लाइट हम इंसिडेंट करते हैं एचनिंग पर। यदि ये लाइट का एनर्जी एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है और ये थ्रेशोल्ड डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है और उस थ्रेशोल्ड को हम कहते हैं वर्क फंक्शन। कहने का ये मतलब है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको चलाने के लिए, निकालने के लिए बाइंडिंग एनर्जी जो है उससे ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तभी ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो मान लेते हैं ये ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा हुआ
वो एनर्जी, अब मान लेते हैं ये यहाँ पर हमें 4-5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जरूरत है इसको निकालने के लिए, तो 4 दे देंगे तो जस्ट निकलेगा धीरे से। लेकिन हम यदि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे देंगे तो बाकी जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए इसे निकालने के लिए, और जो बच गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको क्या करेगा, उसके वो दौड़ेगा इलेक्ट्रॉन, वो उसका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल से भी मेजर करते हैं। कहने का ये मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है, हम यदि इस पर इधर एक पोटेंशियल लगा दें भी, और चूंकि चार्ज इस पर इलेक्ट्रॉन है निगेटिव है, तो इस पर फोर्स इधर लगेगा, तो ये एक कुछ दूर जाकर रुक जाएगा। तो कितना बड़ा पोटेंशियल हम लगाएं कि ये जस्ट रुक जाए, कम लगाएंगे तो ये उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा, ज़्यादा लगाएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये कुछ देर जाकर रुक जाएगा। उस पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या किसको दिखा रहा है, वो काइनेटिक एनर्जी को दिखा रहा है। यदि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी कम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम होगा। तो सिंपली स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है सो काइनेटिक एनर्जी ही तो है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ओके, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसका इक्वेशन लिख लेते हैं। हमने ए एनर्जी प्रोवाइड किया, एच न्यू लिखे या एच सी बाय लैम्डा, दोनों सेम है, न्यू को हम सी बाय लैम्डा लिख सकते हैं। ए इसका वर्क फंक्शन है और जो बचा वो काइनेटिक एनर्जी निकला है। इसी में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे दोनों केस को। तो केस नंबर 1, उसने कितना इंसिडेंट किया वेवलेंथ लैम्डा, वर्क फंक्शन हमें पता नहीं है, उसने पूछा है वर्क फंक्शन, हमें पता करना होगा। और काइनेटिक एनर्जी कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख रहे हैं तो वर्क फंक्शन भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का भी यूनिट है। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इक्वेशन नंबर 2, केस नंबर 2 जो हमें दूसरी सेकंड इक्वेशन देगा, एनर्जी को वेवलेंथ को हाफ कर दिया, डबल कर दिया। फाई तो चेंज नहीं होगा, ये तो वही मेटल है तो उसका प्रॉपर्टी है ये। और अब जो है सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है काइनेटिक एनर्जी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दोनों को सॉल्व कीजिए और फाई निकालिए, बस और कुछ नहीं। तो कैसे इसको फाई निकालें हम, पहले को दूसरे से डिवाइड कर दें या फिर आपको जैसे भी मर्जी हो वैसे निकालिए, लेकिन हमें लैम्डा एलिमिनेट करना है तब फाई निकलेगा। और एलिमिनेट करने के जो सबसे आसान तरीका हमें जो दिख रहा है, क्योंकि अकेले है एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको डिवाइड कर दें तो ये एलिमिनेट हो गया। आप यदि इससे चाहे तो जैसे पेयर ऑफ इक्वेशंस जो है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, सिस्टम ऑफ 2 इक्वेशंस, जिसमें इसको कोफिशिएंट को इसको बचाना है तो इसको हटाना है, तो इसका कोफिशिएंट कितना है 1, उसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हाफ है कोफिशिएंट, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके बाद में सब्ट्रैक्शन या एडिशन करेंगे और तब निकालेंगे। वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे आसान मुझे नजर आ रहा है कि इसको डिवाइड करते हैं, लैम्डा अपने खत्म हो जाएगा। तो पहला को डिवाइड किए एच सी और दूसरा को डिवाइड किए तो 2 आएगा, एच सी बाय लैम्डा, इधर है एच सी बाय 2 लैम्डा, ये खत्म आया 2। और इधर कितना आएगा, पाई प्लस 3 पाई प्लस 1। ये सब कुछ इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, वो याद रखना, लास्ट में जूल नहीं कहना है। मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और इजीली हमें जो है सो इसको लेफ्ट साइड में लाके फाई इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया आंसर। तो आपका आंसर हो गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर 4। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये ब्लॉक ए of mass m moving with a velocity v along a straight line and collides with another stationary block b of mass capital M elastically। कोलिजन का प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पर एक ब्लॉक ये है और एक ब्लॉक ये है, इसका मास स्मॉल m है, इसका मास कैपिटल है। ये किस स्पीड से चल रहा है, v से। कोलिजन हुआ यहाँ पर, और कोलिजन के बाद में ये दोनों कुछ अलग अलग स्पीड से चल रहा है, साथ में नहीं चल रहा है। इसका मतलब है ये जो है बी ब्लॉक वो तेजी से चल रहा है, वेलोसिटी बी जो है कोलिजन के बाद में, ये कोलिजन के पहले, बिफोर कोलिजन है इधर,
ये है आफ्टर, ये आफ्टर कोलिजन। VB जो है सो बड़ा है VA से, प्राइम कह देते हैं इसको। यहाँ पर VB तो रुका हुआ है और VA जो है वो भी है। ये यदि VB यदि बड़ा नहीं होगा VA से तो दोनों साथ में चलेगा, लेकिन वो नहीं है दोनों। अच्छा, द ब्लॉक ए कंटिन्यूज टू मूव इन द सेम डायरेक्शन विद स्पीड FB। इसका स्पीड दिया है FB। F का वैल्यू जो है सो 0 और 1 के बीच में, मतलब इसका वैल्यू कम हुआ है। कितना कम हुआ वो डिपेंड करता है F पर। और इसका कुछ वैल्यू होगा, कैपिटल भी बोल देते हैं, या यहाँ पर VB प्राइम बोल रहे हैं, जस्ट कैपिटल भी बोलते हैं। रेशियो ऑफ मासेस m/m बताना है, तो हम क्या करते हैं, जस्ट कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम लगा लेते हैं। कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, शुरू में कितना मोमेंटम है m स्मॉल v, बाद में कितना मोमेंटम है, ये तो रुका हुआ है तो इसका मोमेंटम है नहीं। बाद में जो है सो छोटा m चल रहा है FB के स्पीड से और बड़ा m चल रहा है कैपिटल V के स्पीड से। इसको लेफ्ट साइड में ले आए, 1 - f इक्वल टू कैपिटल M, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड, कोलिजन इलास्टिक है। कोलिजन इलास्टिक है तो यदि आप चाहो तो कह सकते हो कि कोलिजन चूंकि इलास्टिक है तो एनर्जी कंजर्व्ड रहेगा, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा, लेकिन उससे ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। अच्छा तरीका ये है कि सेकंड केस में यहाँ पर हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालते हैं। ये होता है माइनस सेपरेशन वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कोलिजन के बाद में, और ये अप्रोच वेलोसिटी। ये अप्रोच तो कोलिजन के पहले होगा, ये बाद में है और ये पहले है। जस्ट किस स्पीड से सेपरेट हो रहा है, माइनस। तो कोलिजन हो गया यहाँ पर, पहले इसको लिखते हैं V कैपिटल V माइनस स्मॉल FB। ये सेपरेशन का रेट है, B का स्पीड माइनस A का स्पीड, दोनों सेम डायरेक्शन में है। B का स्पीड कैपिटल V है, स्मॉल A का स्पीड स्मॉल FB है। कोलिजन के पहले यहाँ B का स्पीड माइनस A का स्पीड लिखे थे तो सेम ऑर्डर यहाँ भी रखना पड़ेगा, B का स्पीड माइनस A का स्पीड, और B का स्पीड 0 है और A का स्पीड भी है। तो ये कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस कैपिटल V माइनस FB। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कैपिटल V आया और ये कितना है, ये 1 है ना, कंप्लीटली इलास्टिक है इसलिए E का वैल्यू 1 है। कंप्लीटली इन इलास्टिक होगा तो E का वैल्यू 0 होगा, और यदि E का वैल्यू इन बिटवीन है तो ना ही परफेक्टली इलास्टिक है ना ही परफेक्टली इन इलास्टिक है, दोनों के बीच में। तो यहाँ पर V का वैल्यू कितना आया, V का वैल्यू ये हो गया V, राइट, मल्टीप्लाई किया इधर तो V का वैल्यू आया स्मॉल v 1 प्लस f। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 1 और 2 से आप निकाल लीजिए m का वैल्यू। देखिए V यहां से निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिए, m भी 1 और 2 से क्या है, m भी 1 माइनस f, कैपिटल M भी, कैपिटल M और V की जगह पर ये लिख देते हैं। ये V चला गया, स्मॉल m बाय कैपिटल M, ये आया 1 प्लस f बाय 1 माइनस f। ये आपका आंसर हो गया, स्मॉल m बाय कैपिटल M 1 बाय प्लस f बाय 1 माइनस f। अब देखिए इसको थोड़ा सा यदि आप देखना चाहें तो f का वैल्यू 1 से कम है और 0 से ज़्यादा है तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 1 से कम हो गया और न्यूमरेटर 1 से ज़्यादा हो गया। डिनोमिनेटर चूंकि 1 से कम है तो जो कोशिएंट है, डिवाइड करने के बाद जो कोशिएंट आएगा वह और बड़ा हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास 10 है और यहाँ पर 0.5 है तो ये कितना हो गया, 20 हो गया, इससे बड़ा हो गया, इससे भी बड़ा हो गया। तो ये जो रेशियो है यहाँ पर वो m बाय m का वैल्यू दे रहा है, वो 1 से बड़ा हो गया, m से बड़ा हो गया। ये m से बड़ा क्या, कैसे, ये 1 से बड़ा हो गया। यहाँ पर देखिए ये 1 है, 1 प्लस समथिंग बाय 1 माइनस समथिंग, ये 1 है एक्चुअली, 1 प्लस समथिंग 1 माइनस समथिंग, तो ये 1 से बड़ा हो गया। इसका मतलब है कि कैपिटल स्मॉल m जो है सो कैपिटल M से बड़ा है।
अब यदि आप कोलिजन का जो कंसेप्ट है उसको याद कीजिए, तो क्या है कि यदि दो कोलिजन हो गया है और कोलिजन के बाद में ए उसी डायरेक्शन में चल रहा है, इसका मतलब ए का मास तो बड़ा है बी से, इसलिए तो उसी डायरेक्शन में चल रहा है। स्पेशल केस यदि दोनों का मास सेम होता तो क्या होता, और इलास्टिक कोलिजन होता तो ए आके यहाँ बैठ जाता, एक्सचेंज कर लेता अपना वेलोसिटी, ये शांति से बैठ जाता क्योंकि ये शुरू में बैठा हुआ था और ये इसके जैसे चलना शुरू कर देता, इसी के स्पीड से चलना शुरू कर देता। इसका मास यदि इससे बड़ा कम रहता तो इसमें जाकर कोलिजन होता, जैसे कि कम है, मान लीजिए दीवार में मास बहुत ज़्यादा है, एक बॉल फेंकते हैं दीवार वापस आता है तो ये वापस आएगा। अब चूंकि इसका मास इन्फिनिटी है नहीं दीवार की तरह, तो क्या होगा कि ये चलेगा राइट में और ये चलता लेफ्ट में। यदि इसका मास छोटा होता तो और बराबर होता तो एक्सचेंज कर लेता, और इसका मास बड़ा होगा तो बड़ा है तो ये हाथी जैसा है, हाथी है और उधर एक कुत्ता है, हाथी यदि कुत्ता से टकराएगा तो कुत्ता तो आगे चलेगा ही, ये कुत्ता है आगे चल रहा है और हाथी भी अपना उसी स्पीड से चलता रहेगा, हाथी बैक नहीं आएगा। लेकिन कुत्ता यदि हाथी से टकराएगा तो कुत्ता जो है पीछे आएगा और हाथी जो है थोड़ा सा आगे चलेगा। तो वही यहाँ पर दिखा रहा है कि ये वैल्यू जो है एम जो है वो कैपिटल एम से बड़ा है। और यदि बिना सॉल्व किए ही यदि इस कंसेप्ट को यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दिखा रहा है कि एक से कम हो गया, ये वैल्यू एक से कम है, इसका मतलब है कि स्मॉल एम जो है वो कैपिटल एम से कम है। तो ये वैसे भी नहीं होता और वैसे ये भी नहीं होता, ये भी एक से कम आ जाएगा। और ये हो सकता है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन है कि क्या होगा 1 + 2f बाय 1 - 2f, ये हो सकता है लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। एनीवे, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से है, ये कार्नोट इंजन जो सीरीज में है कैस्केडेड है, एक के बाद एक आ रहा है कार्नोट इंजन, 3 ठो कार्नोट इंजन है। यह इसका टेम्परेचर 900 केल्विन है और इसका टेम्परेचर 300 केल्विन है, और बाकी जो 2 ठो रिजर्वेयर हैं उसका टेम्परेचर 700 और 500 केल्विन है। द एफिशिएंसी ऑफ दिस कैस्केडेड कॉम्बिनेशन इंजन का क्या, टोटल का जो है एफिशिएंसी कितना है वो बताना है। तो देखिए इसमें क्या है कि ये कार्नोट इंजन है, ये आइडियल इंजन है, ये पेपर पर केवल होता है, कंसेप्चुअल इंजन है, आइडियल इंजन है। और इसमें ये जो कास्केडेड जो है ये करता क्या है, यहाँ पर ये जो रिजर्वेयर है या ये जो रिजर्वेयर है वो क्या कर रहा है, देखिए ये जहाँ से कुछ हीट इसने ड्रॉ किया इंजन ने, कुछ इसने काम किया और बाकी हीट इसने ट्रांसफर कर दिया सिंक को। अभी सिंक क्या कर रहा है, जो इस हीट को लेके इसको ट्रांसफर कर दिया और इसने फिर कुछ काम किया W2 और बाकी हीट इधर ट्रांसफर कर दिया। इसने भी वही Q3 जो है बस सेम Q3 ही ड्रॉ कर रहा है, ये अपना ना हीट दे रहा है ना रख रहा है, Q2 दिया Q2 लेके इसको दे दिया, नहीं Q2 से कुछ रख लिया और नहीं अपना हीट इसको दिया, जस्ट पास करने का काम कर। जब तक क्वेश्चन में क्लियरली कुछ न लिखे यही कंडीशन माना जाएगा कि ये जो बीच में रिजर्वेयर हैं वो हीट को पास करने का केवल काम करते हैं, वो नहीं उस जो हीट आ रहा है उसके सिंक के पास, जब वो सिंक सोर्स बनता है सेकंड इंजन के लिए तब वो ना ही उस हीट को रखता है और ना ही अपना हीट उसको देता है। तो देखिए जो Q1 यहां से निकला और इसको Q2 दिया, Q2 इसने लिया, इसने W2 करके Q3 दिया, तो फाइनली एक्चुअली हो क्या रहा है कि आप ऐसे सुन सकते हो कि ये 900 केल्विन है और ये 300 केल्विन है। इसने यहां से कुछ हीट लिया Q1, इसने कुछ काम किया W1, तो ये हीट कम हो गया, Q2 कितना हो गया Q1 - W, फिर यहाँ पर कुछ काम किया तो Q2 से कुछ हीट चला गया W2 और बच गया Q2 - W2, मतलब Q1 - W1 - W2। तो वैसे फाइनली इसके पास जो हीट आया वो आया यहाँ पर जो भी हीट आया Q4, और इस बीच में उसने काम कर लिया W1 + W2 + W3। तो ये क्या है, ये एक ही तो इंजन है और एक ही इंजन है जो ऑपरेट कर रहा है बिटवीन टॉप वाला 900 केल्विन और 300 केल्विन। तो इसका एफिशिएंसी जो है वही इस कॉम्बिनेशन का एफिशिएंसी है 1 - T2/T1, ये इसका एफिशिएंसी है। और T2 है सिंक का टेम्परेचर 300 केल्विन, 900 है सोर्स का केल्विन, तो 1 - 3/9, 1 - 1/3, तो 2/3, ये आपका आंसर हो गया 2/3, ऑप्शन नंबर 4।
यदि क्वेश्चन में ऐसा कहता है कि किसी का इसका एफिशिएंसी दे देता, इसका एफिशिएंसी दे देता, इसका एफिशिएंसी पूछता, तो क्या करते? तो उसके लिए मैंने रिलेशन क्या है, इसका एफिशिएंसी ईटा और एफिशिएंसी ईटा 1, ईटा 2, ईटा 3, इसमें कोई रिलेशन है क्या? हाँ, रिलेशन है। अभी आप क्या करते हैं, हम पहले ईटा निकालते हैं। ईटा तो निकल गया 2/3 पहला क्वेश्चन में। ईटा 1 कितना है? ईटा 1, इसको फर्स्ट इंजन को देखें तो 1 माइनस सिंक का टेम्परेचर 700/900, 2/9। ईटा 2 देखें, 1 माइनस 5 और 700 है, 500 और 700 सिंक और सोर्स, 2/7। और ईटा 3 देखें, 1 माइनस 300 और 500, 2/5। सभी ईटा में पता है, इसमें कोई रिलेशन है क्या? यदि ये ईटा निकालना होता, अभी इसको निकालेंगे फ्रॉम ये सारे ईटा से, तो उसके लिए रिलेशन ये है कि जितना हमारे पास इंजन है वो सबका ऐड कर देते हैं। I = 1 2, कितना इंजन है यहाँ पर? 3 इंजन है, ठीक, सबको ऐड कर देंगे। यहाँ प्लस आया, आपके माइनस देंगे। ये एक अकेला था, आपके 2 लेंगे, ईटा I ईटा J, और सारे पॉसिबल जो हैं एक पेयर ले लेंगे, सारे पेयर ले लेंगे। प्लस माइनस आपकी फिर प्लस, आपकी यदि 3 है तो 3 तक लेंगे I J की, जितना भी पेयर मिलता है वो ले लेंगे। कितना इंजन है? 3 इंजन है, 3 टर्म में रुक जाएंगे। यदि 4 इंजन होता तो चौथा टर्म लेते, 5 इंजन होता तो 5वां टर्म लेते, और ये जो है सो अल्टरनेटिव प्लस माइनस चलेगा। चौथा टर्म में 4 लेते हैं, यहाँ पर ईटा I ईटा J ईटा K ईटा L। 5वां में 5 लेते, ईटा I ईटा J ईटा K ईटा L ईटा M, ऐसे वो पेयर जितना बनता है बना लेंगे। यही है एफिशिएंसी इसका डेरिवेशन अभी हम नहीं बताएंगे आपको, किसी और वीडियो में बता देंगे। लेकिन ये आपको याद रखना है कि यदि इंडिविजुअल कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी पता है तो जो पूरे कास्केडेड कार्नोट इंजन है उसका एफिशिएंसी क्या होगा? वो A होगा। और यहाँ पर हमने ये एज्यूम किया है कि ये जो रिजर्वेयर्स हैं बीच में वो सिंपली हीट को पास करते हैं, न ही वो अपना हीट देते हैं किसी इंजन को, और न ही जो दूसरे इंजन से हीट आ रहा था जब वो सिंक का काम कर रहे थे, जैसे यहाँ पर ये सिंक का काम कर रहे हैं इस इंजन के लिए और इस इंजन के लिए सोर्स का काम कर रहा है। तो सिंक का जब काम कर रहा है तब वहाँ से जो हीट आया उस हीट को रखा भी नहीं, पूरी ईमानदारी से जितना इसके पास हीट आया उसने उसको पास कर दिया। तो ठीक है, अब यहाँ पर निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है। ईटा I1 कितना है? 2/9। इस सम करना है तीनों का सम करना है। 2/9 प्लस 2/7 प्लस 2/5। यहाँ पर जो पेयर बनाना है सब पेयर बना लेते हैं। 2/9 टाइम्स 2/7 एक पेयर हो गया, दूसरा 1 2 3 1 2 3 तो 1 2 हो गया, 2 3 देखते हैं 2/7/2/5, और तीसरा फर्स्ट और थर्ड वाला 2/5 2/9 पेयर भी हो गया। अब ट्रिपलेट देखते हैं। ट्रिपलेट जो बनता है एक ही ट्रिपलेट बनेगा, 3 ही इंजन है तो एक से ज़्यादा ट्रिपलेट बनेगा नहीं। 2/9 2/7 2/5, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए आपको कितना आएगा, वो नहीं आएगा। ये 2 है, कॉमन कर लिए, क्या यहाँ पर बचे? नीचे में तो है 9 टाइम्स 7 टाइम्स 5, और ऊपर में कितना बचा? ये 35, ये 45 और ये 563। यहाँ पर जो है सो 4 कॉमन है, 4 कॉमन कर लिए, और यहाँ पर जो है सो 9 7 5 ये एलसीएम है इसका, तो ये हो गया 5, ये हो गया 9, ये हो गया 7, और यहाँ पर प्लस 8/9 टाइम्स 7 टाइम्स 5। डिनोमिनेटर सबका सेम है, 9 टाइम्स 7 टाइम्स 5, और यहाँ पर जो है सो कितना आया? ये हो गया 140 और 30 70 80 148 143 टाइम्स 2 286, ये कितना हो गया? 84, और ये 8, सब मिला के कितना हुआ? इतने से 282 एंड 8 नहीं 202 यहाँ पर, और 8 210/9 टाइम्स 7 टाइम्स 5, 7 से 30 हो गया, 5 से 30 हो गया, 3 दूने 6 और 3 3
सो फाइनली आया आपका 2/3, एग्जैक्टली सेम आया जो पहले हम लाए थे। तो ये आपका आंसर। तो ये था कैस्केडेड कार्नोट इंजन। दूसरे वीडियो का भी सोल्यूशन इस तरह से आते रहेगा। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और वीडियो को लाइक कीजिए यदि आपको ये पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।